का जो टॉपिक है ये है कि हाउ टू राइट ए जावा प्रोग्राम। हम ये आज आपको बताना चाहते हैं कि जावा के प्रोग्राम को हम जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले कैसे लिखते हैं। हाउ टू राइट ए जावा प्रोग्राम। मेरा मोन मोटिव है ये बताना, ठीक है। तो जब भी जावा के किसी प्रोग्राम को लिखा जाता है सबसे पहले पैकेज को लिखा जाता है। सबसे पहले किसको लिखा जाना चाहिए? सबसे पहले पैकेज। जितने भी पैकेज आप इंपोर्ट करना चाहते हो उन पैकेज को आप पैकेज क्या होता है? पैकेज वैसे इस पैकेज शब्द की बात करें तो पैकेज एक कीवर्ड होता है जावा, है ना। पैकेज जावा में पैकेज का मतलब फोल्डर होता है। जावा में पैकेज का मतलब बेसिकली क्या होता है? फोल्डर, और जिसके अंदर क्लासेस को बना के रखा जाता है। तो हम पैकेज को हम कब इंपोर्ट करते हैं? जब किसी प्री डिफाइंड क्लास को हम अपने प्रोग्राम के अंदर क्या करते हैं? तो समझिए कंप्लीट पैकेज को हम कब प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं? जब उससे संबंधित क्लास हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो उस केस में हम उस पैकेज को हमको क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले पैकेज लिखा जाता है। पैकेज लिखते कैसे हैं? पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इंपोर्ट, फिर उसके बाद लिखेंगे जावा। जावा स्मॉल में रहेगा, ठीक है। डॉट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी हम लोग दो क्लास यूज करेंगे। एक क्लास होगा हमारा जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम, जहाँ पे जावा मेन पैकेज आप कह सकते हो। लैंग क्या है? एक प्रकार का सब फोल्डर है, मतलब जावा फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है, उसके अंदर एक क्लास है जिसका नाम क्या है? सिस्टम। ये प्री डिफाइंड क्लास है। अच्छा, कैसे पहचान करेंगे कि कौन सी क्लास प्री डिफाइंड है? तो जितने भी प्री डिफाइंड क्लासेज होंगी उनका जो फर्स्ट लेटर होगा, नाम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल सिस्टम, यही पहचान है। और किसी भी पैकेज को हम कब इंपोर्ट करते हैं, इस बात को फिर से क्लियर कर लीजिए। जब भी हम प्रोग्राम के अंदर किसी प्री डिफाइंड क्लास का इस्तेमाल करते हैं उस केस में हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि वो प्री डिफाइंड क्लास किस पैकेज के अंदर है। जिस पैकेज के अंदर होगी उस पैकेज को हमको इस तरीके से क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए इंपोर्ट डॉट जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम। हम जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम होगा उसमें दो क्लासेज इस्तेमाल होगी, एक सिस्टम क्लास और एक और होगी, और वो दोनों क्लासेज किसमें है? जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर। एक क्लास है स्ट्रिंग। हालांकि इन पैकेज को इंपोर्ट करने की जरूरत हमको नहीं है, हम चाहें तो बिना इनको इंपोर्ट किए हुए हमारा प्रोग्राम हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे केसेस आएंगे जहाँ पे हम पैकेज को हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब क्योंकि सिस्टम क्लास हर प्रोग्राम में यूज होगी, जब भी किसी प्रकार के मैसेज को प्रिंट करना होगा तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखेंगे। स्ट्रिंग क्लास के केस में भी हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम पैकेज को इंपोर्ट करें या ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा देखिए, जब हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं? क्लास का नाम दे रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि लैंग पैकेज के अंदर स्ट्रिंग क्लास को एक्सेस कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? लैंग पैकेज के अंदर हम जो सिस्टम नाम की प्री डिफाइंड क्लास है उसको एक्सेस कर रहे हैं। या तो हम बारी से लिखें, एक ऑप्शन ये भी है जिसको मैं अलग से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ या कमेंट कर दे रहा हूँ। अगर इसको आप प्रोग्राम में लिखोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इन दोनों लाइनों को हमको बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब दोनों क्लासेज एक ही पैकेज के अंदर है, सेम पैकेज के अंदर है, उस केस में हमको बारी से क्लास को एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक ऐसा मेथड भी होता है जहाँ पे हम एक साथ मल्टीपल क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। वो क्या होता है? जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग का मतलब ये हो गया, इस लैंग पैकेज के अंदर जितनी क्लासेज होंगी सारी एक्सेसिबल होंगी। और इसमें क्या होगा? इस केस में सिर्फ सिस्टम क्लास एक्सेस हो रही है, इस केस में सिर्फ स्ट्रिंग क्लास एक्सेस हो रही है। लेकिन स्ट्रिंग लिख दिए, अब देखिए इससे बेनिफिट ये हुआ, अब मान लीजिए सेम पैकेज के अंदर 10 क्लासेज हैं और 10 क्लासेज को हम एक्सेस कर रहे हैं तो हमको 10 बार ऐसे लिखे बैठ के, उससे बेस्ट ये है
कि हम एक बार डॉट के बाद क्या लगा रहे हैं एस्ट्रिक, तो उस केस में होगा क्या कि जितनी भी क्लासेज उसके अंदर होंगी सारी सारी एक्सेसिबल होंगी, हमको बस उनको एक्सेस करना है, हमको बार बार इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो कोई भी जावा का प्रोग्राम हो, हम सबसे पहले किस तरीके से इंपोर्ट स्टेटमेंट को लिखते हैं, समझ में आई बात। इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखने का दो तरीका होता है, एक तो इम्प्लिसिट तरीके से हम लोग लिखते हैं, मतलब पैकेज के अंदर जो मौजूद क्लासेज होते हैं उनको दो तरीके से एक्सेस करते हैं। एक तो होता है इम्प्लिसिट, मैं इसको भी नहीं बता देता, एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में क्या होता है, इस तरीके से जब एस्ट्रिक लगा देते हैं, एस्ट्रिक लगा देने का मतलब हो गया इम्प्लिसिट, जितने क्लासेज होंगे सब एक्सेसिबल है। और एक्सप्लिसिट में हो रहा है, एक्सप्लिसिट मतलब बाय फोर्स हम किसी पर्टिकुलर क्लास को एक्सेस कर रहे हैं, जैसे लैन के अंदर सिस्टम को एक्सेस हो तो सिर्फ सिस्टम एक्सेस होगा, बाकी एक्सेस नहीं होगी। इसमें देखिए लैन डॉट स्ट्रिंग में सिर्फ स्ट्रिंग क्लास एक्सेस होगी, बाकी क्लास एक्सेस नहीं होगी। लेकिन यदि हम इस लाइन को लिखे होते तो दोनों के दोनों इवन और भी जो क्लासेज होंगी लैन पैकेज के अंदर वो सारी सारी क्या एक्सेसफुल होंगी। तो ध्यान रहे जावा में जब कोई प्रोग्राम नया तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको, इंपोर्ट स्टेटमेंट। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, क्लास। यहाँ पे क्लास क्या है, एक कीवर्ड है, जावा में क्लास क्या है, एक कीवर्ड है। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, क्लास का नाम, क्लास नेम। अब क्लास की अपनी बॉडी होती है, क्लास के अंदर आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक डेटा जिसको डेटा मेंबर लिख देता हूँ, इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड, या इसी के लिए डेटा शब्द का भी इस्तेमाल। क्लास के अंदर क्या, उस क्लास की अपनी बॉडी होती है, जैसे क्लास कीवर्ड से क्लास का नाम दोगे, कर्ली ब्रेस ओपन करोगे, कर्ली ब्रेस क्लोज करेंगे। अब इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, क्लास के अंदर जो भी डेटा और मेथड होंगे उनको हम कहाँ लिखेंगे, क्लास के अंदर। समझ में आया? तो हम चूंकि अभी हम फर्स्ट प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, है ना, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। हम सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं, पहले मेथड को लिखें, पब्लिक स्टैटिक void main और स्ट्रिंग। अब हम एक मैसेज प्रिंट कराने जा रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम टू जावा, वेलकम टू जावा। और इस कर्ली ब्रेस को हम क्या करते हैं, क्लोज। ध्यान में ये मेथड की बॉडी है, मेथड बॉडी, और ये आपकी जो है ये क्लास बॉडी, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में हमने बता दिया। अच्छा, क्लास का नाम ले देते हैं, क्लास का नाम क्या दीजिए, सैंपल, ठीक है। तो हम सेंटेंस बताने वाले थे। अब देखिए सैंपल क्या हो गया, ये क्लास का नाम यूजर डिफाइंड होगा, जो भी नाम हम देना चाहते हैं हम आसानी से दे सकते हैं। खास करके जो भी प्रोग्राम हम बनाएंगे उनके जो क्लास का नाम, क्लास होगा ही, क्लास का जो नाम होगा वो हम डिसाइड करेंगे। समझ में आई बात? अब इसके लिए भी रूल्स हैं जो हम आपको बता चुके हैं कि जो जैसे वेरिएबल का रूल है, वेरिएबल के नेम को डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स है ना, वही सेम रूल इसके लिए भी फॉलो होते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज भी ध्यान दीजिएगा, जावा में जो क्लास का नाम दीजिएगा उसको कैपिटल लेटर में लिखिए, पहला लेटर। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे, नहीं सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेन मेथड की। मेन क्या है, मेन एक प्रकार का मेथड है, जावा में मेन एक प्रकार का मेथड है, प्री डिफाइंड मेथड है, और यहीं से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है ना। जावा एक प्रकार का प्री डिफाइंड मेथड है और यहीं से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। प्री डिफाइंड का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है कि इसका नाम जो है ये पहले से डिफाइन करके रखा गया है। मतलब अगर जावा का कोई भी प्रोग्राम हम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम के अंदर कम से कम एक क्लास होगी और उस क्लास में कम से कम एक, क्लासेस तो बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारी क्लासेस बना सकते हैं,
लेकिन उस पूरे प्रोग्राम में कम से कम एक मेन मेथड तो होना चाहिए। अगर मेन मेथड नहीं होगा तो हमारे जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये कंपलसरी है, ठीक है। अब मेन के आगे लिखा गया है वाइड, ठीक है, यानी ये तो ये कंपलसरी होगा कि मेन मेथड हमको लिखना ही है। अच्छा, जब मेन मेथड लिखेंगे तो इस तरीके से इसकी अपनी बॉडी होती है और इसके अंदर कोड को लिखा जाता है। जब भी किसी मेन मेथड को लिखिएगा तो मेथड की अपनी बॉडी होती है ना, जैसे लिखा है ना पूरा पब्लिक स्टैटिक वाइड में, इसकी अपनी बॉडी होती है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। हर मेथड की अपनी बॉडी होती है और इस बॉडी के अंदर हम क्या लेते हैं, कोड। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, इसके अंदर लिखा गया है इस मेथड की बॉडी के अंदर। मेथड के बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे जब मेथड का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब मेथड के आगे वाइड लगा है, इसका मतलब क्या है, वाइड एक कीवर्ड होता है। वाइड क्या है, एक कीवर्ड है। जावा में यह प्रायः आपको मेथड नेम के आगे देखने को मिलेगा। जावा में यह प्रायः किसके आगे देखने को मिलेगा, मेथड नेम के आगे। जैसे मेन मेथड के आगे वाइड आया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेन मेथड हमारा जावा में किसी भी प्रकार की वैल्यू को रिटर्न नहीं करता, अभी नहीं, कभी भी नहीं। जब मतलब ये कंपलसरी है कि जावा के प्रोग्राम में जब जब मेन मेथड लिखा जाएगा तो उसके आगे निश्चित रूप से वाइड लिखना जरूरी है, क्योंकि जावा का मेन मेथड किसी प्रकार की वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। इसीलिए मेन के आगे क्या लिखा गया है, वाइड। अगला है स्टैटिक। तो स्टैटिक भी एक प्रकार का कीवर्ड ही होता है। स्टैटिक भी एक प्रकार का क्या होता है, स्टैटिक भी एक प्रकार का कीवर्ड होता है। जावा में क्या होता है कि किसी भी क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए, चाहे वो डेटा हो चाहे वो मेथड हो, आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे कहाँ पे, आप ऑब्जेक्ट अगर जैसे हमको यहीं पे ऑब्जेक्ट बनाना हो तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनाएंगे, मेन मेथड के बाद ही बनाएंगे ना, क्योंकि मेन मेथड क्या होगा, पहले एग्जीक्यूट होगा। किसी भी प्रोग्राम में मेन मेथड सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, उसके पहले आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो आप बताइए, जब पहले मेन एग्जीक्यूट होगा उसके बाद ही हम कोई ऑब्जेक्ट वगैरह बना सकते हैं, तो आप बताइए मेन के लिए क्या ऑब्जेक्ट बनाना पॉसिबल है? भाई हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जावा में तब बनेगा जब मेन मेथड कॉल होगा, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या ये संभव है कि मेन के पहले ही हम ऑब्जेक्ट बना लें, कॉल होने के पहले? यही कारण है, तो ये संभव ही नहीं है जावा में हम मेन मेथड के लिए ऑब्जेक्ट बना सकें, क्योंकि पहले मेन कॉल होगा उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, और उसके पहले ही आप कह रहे हो कि नहीं मेन मेथड को कॉल करने के लिए हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि मेन पहले ही कॉल हो जाएगा, मेन को पहले ही हमको कॉल करना है। तो जब मेन को हमको पहले ही कॉल करना है, उस केस में अपने पास ऑप्शन है ही नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं कि हम मेन के लिए ऑब्जेक्ट बना के फिर उसे कॉल करें। तो जावा में एक फैसिलिटी ये भी दी गई कि ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते हो तो उस मेथड को, जैसे मान लीजिए किसी भी मेथड को अगर आप ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं करना चाहते हो, तो आप एक काम करो, उस मेथड को स्टैटिक बना दो। उस मेथड को आप क्या बना दो, स्टैटिक, और उसके बाद उसके क्लास नेम के साथ उस मेथड को कॉल कर लो, उसके क्लास नेम के साथ उस मेथड को क्या कर लो, कॉल कर लो, तो वो मेन मेथड क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। उस केस में आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पे देखिए, यही कारण है कि मेन के आगे क्या लिखा गया, स्टैटिक, क्योंकि मेन मेथड को कॉल करने के लिए हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ये संभव नहीं है, इसीलिए मेन मेथड को क्या बनाया गया, स्टैटिक। तो होगा क्या, जब हम जावा के प्रोग्राम को रन कराएंगे तो कॉल कैसे होगा, क्लास का नाम कुछ इस तरीके से, सैंपल डॉट जेवीएम कैसे कॉल करेगा, क्लास के नाम से, क्योंकि वो पता लगाएगा ना कि मेन मेथड किस क्लास के अंदर है, मेन मेथड किस क्लास के अंदर है, सैंपल। यही कारण है कि जब जावा के प्रोग्राम को हम रन कराते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जावा इंटरप्रेटर के साथ क्या देते हैं, क्लास का नाम देते हैं। जावा इंटरप्रेटर के साथ क्या देते हैं, क्लास का नाम देते हैं। क्यों? और वो भी उस क्लास का नाम देते हैं जिसके अंदर मेन मेथड होता है, क्योंकि वहीं से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। अब देखिए, सैंपल डॉट मेन का मतलब ये हो गया कि इस मेन मेथड को किससे कॉल किया जा रहा है, सैंपल क्लास। कौन कॉल करेगा, जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन।
इसको जेवीएम कॉल करेंगे। जेवीएम के बारे में हम फर्दर आपको एक वीडियो बना के बता देते हैं, ठीक है। जेवीएम और उसके कंपोनेंट जेवीएम, जेडीके, जेआरई, उसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ लिया जाएगा, ठीक है। बस आप जेवीएम के बारे में अगर जानना चाहते हो तो जेवीएम एक प्रकार की एब्स्ट्रैक्ट मशीन होती है जो एज ए होता तो सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन ये मशीन के तरीके से काम करता है, इसलिए इसको जावा वर्चुअल मशीन नाम दे दिया गया है। इसके कई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला तो ये है कि कोड को लोड करता है ताकि इसका एग्जीक्यूशन हो सके। लोड करने के बाद इसके कोड को वेरीफाई करता है, चेक करता है, सब ये भी काम जेवीएम करता है। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद हमको वेरीफाई करने के बाद कोड को एग्जीक्यूट करता है, फिर उसके बाद हमको रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि जावा के प्रोग्राम को हम लोग रन करा सकें। अब ये चीज समझ में आ गया होगा कि मेन के आगे स्टैटिक क्यों लिखना है, ये भी कंपलसरी है लिखना, वाइड भी कंपलसरी है, अब मेन तो कंपलसरी है ही। अब आगे लिखा गया है पब्लिक। पब्लिक का मतलब ये हो गया कि इस मेन मेथड को हम क्या कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, क्लास की बॉडी के बाहर। तो जावा के अंदर किसी भी डेटा या मेंबर को मेथड को कॉल करने के लिए अगर आप क्लास के बाहर एक्सेस करना चाहते हो तो उसको क्या बनाना पड़ेगा, पब्लिक। पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है, तो जब तक इसको आप पब्लिक नहीं बनाओगे इस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि मेन मेथड बाहर क्लास के अंदर नहीं है, क्लास के बाहर है ना, तो मेन मेथड को क्लास के बाहर कॉल किया जा रहा है। यही कारण है कि इसको क्या बनाया जाता है, पब्लिक। तो मेन के आगे ये पूरी लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। हाँ, चेंज कर सकते हो, क्या जगह बदल सकते हो, किसका, पब्लिक को उठा के स्टैटिक की जगह करना चाहते कर सकते हो, और स्टैटिक की जगह क्या करना चाहते हो, पब्लिक। ये इंटरचेंज हो सकते हैं, इनके पोजीशन में कोई इंटरचेंज नहीं होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ARGS के बारे में। ARGS का मतलब होता है आर्गुमेंट्स। ARGS का मतलब क्या है, आर्गुमेंट्स। तो जावा में जब कभी कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कोई वैल्यू एंटर करते हैं तो वो वैल्यू किसके अंदर जाती है, मेन फंक्शन के अंदर। तो मेन फंक्शन को जब भी हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कोई वैल्यू, कमांड प्रॉम्प्ट का मतलब जब जावा के प्रोग्राम को रन कराएंगे तो यहीं पे हम साथ साथ कमांड के साथ साथ वैल्यू भी भेज देते हैं। तो ये वैल्यू कहाँ जाती है, मेन फंक्शन के पास। तो जब कभी मेन फंक्शन को हम कोई आर्गुमेंट देते हैं तो उसे कमांड लाइन आर्गुमेंट कहा जाता है। उसे क्या कहता है, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, मतलब कमांड लाइन के थ्रू आर्गुमेंट को पास करना। और जब कमांड लाइन के थ्रू कोई आर्गुमेंट को पास करते हो तो कहाँ जाता है, मेन फंक्शन के पास। और जितने आर्गुमेंट पास करोगे वो इसी में ARGS के इंडेक्स नंबर 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे ऐसे ही वो स्टोर होते हुए चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इस ARGS का टाइप, ARGS क्या है, एक एरे है, यानी हम सेट ऑफ वैल्यूज को, सेट ऑफ डाटा को हम आसानी से मेन फंक्शन को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि वो सारी की सारी वैल्यू बाय डिफॉल्ट किस टाइप की होगी, स्ट्रिंग टाइप की। सारी की सारी वैल्यू क्या होगी, स्ट्रिंग टाइप की होगी। अब आपसे अगर क्वेश्चन कोई पूछ रहा है कि क्या इसका लिखना जरूरी है, बिल्कुल लिखना जरूरी है, क्योंकि जेवीएम के पास जो मेन का आर्किटेक्चर है उसके अंदर ये चीजें डिफाइन की गई हैं कि हाँ, जब मेन, अदरवाइज मेन मेथड पहचान में ही नहीं आएगा। तो सिर्फ पहचानने के लिए ऐसा नहीं किया गया, इसका यूज भी है। यूज क्या है, जब कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कोई वैल्यू एंटर करना चाहते हैं तो वो काम भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। और वो वैल्यू ध्यान रहे कि वो स्ट्रिंग टाइप की होगी जब भी वैल्यू। और यहाँ ARGS के एक एरे है जिसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग। और यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है, एक प्रकार की प्री डिफाइंड क्लास है। स्ट्रिंग क्या है, एक प्रकार की प्री डिफाइंड क्लास। और ये स्ट्रिंग क्लास कहाँ पे है, lang पैकेज के अंदर। इसीलिए देखिए मैंने लिखा है import java.lang.string, क्योंकि इसको प्रोग्राम के अंदर एक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे एक और लाइन लिखा गया सिस्टम क्लास। सिस्टम एक प्रकार की प्री डिफाइंड क्लास है, ये भी किस पैकेज के अंदर पाई जाती है, lang। यही कारण है कि इन दोनों इंपोर्ट स्टेटमेंट को लिखा गया है। हम चाहते तो इन दोनों के बजाय हम सिर्फ एक लाइन ये लिख देते तब भी हमारा काम चल जाता। समझ में आ गया ना, जिसका तो कौन सा समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, println की। println क्या करता है, या इसके जगह पे आप सिंपली प्रिंट मेथड भी कर सकते हो। हमने println लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे प्रिंट लिखे चाहे println लिखे, दोनों में अंतर इस बात का हो कि प्रिंट में वैल्यू प्रिंट करने के बाद नई लाइन इंसर्ट नहीं होती है। ये क्या करता है, वैल्यू प्रिंट करने का मतलब नई लाइन इंसर्ट भी कर देता है, ताकि अगली बार जब कोई वैल्यू प्रिंट होगा तो वो अगली लाइन में प्रिंट हो। इसमें एक ही लाइन में, प्रिंट में एक ही लाइन में प्रिंट करता चला जाएगा, बस यही डिफरेंस है। हम इसको हम थोड़ा सा यूज कर देते हैं। देखिए
जब भी किसी भी प्रकार के मैसेज को प्रिंट कराना होता था, चाहे सी में या सी प्लस में, तो हम लोग फंक्शन का इस्तेमाल करते थे। किसी प्रकार की वैल्यू को प्रिंट करानी होती थी तो हम किसका इस्तेमाल करते थे? फंक्शन। जावा में भी जब भी किसी भी प्रकार की वैल्यू को प्रिंट करानी होगी तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? या तो प्रिंट का इस्तेमाल करेंगे या तो प्रिंट एलन का। ठीक है, या तो हम प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे या तो प्रिंट एलन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, दोनों मेथड है। ठीक है, अब ये आपको पता है जावा में जब भी किसी मेथड को एक्सेस करना होता है तो हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। बिना ऑब्जेक्ट के हम किसी भी मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते। ये जावा में जब जब किसी मेथड को एक्सेस किया जाएगा, या तो उसको स्टैटिक बनाओ या तो उस मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाओ। अच्छा, ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाएंगे? ऑब्जेक्ट आप उस क्लास का बनाएंगे जिस क्लास के अंदर ये मेथड बना के रखे गए। ऑब्जेक्ट आप उस क्लास का बनाओगे जिस क्लास के अंदर वो मेथड बना के रखे गए हैं। यहीं पे देखिए, यदि हम मेन मेथड के लिए ऑब्जेक्ट बनाए, यहाँ इसका कॉन्सेप्ट अलग है, यहाँ तो मेन के लिए हमको ऑब्जेक्ट बनाना ही है ना। ठीक है, मैं ये कह रहा था ये मेथड जिस क्लास के अंदर है उसी क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इन क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो प्रिंट मेथड है ये किस क्लास के अंदर डिफाइन है? ये प्रिंट एलन मेथड है, डिफाइन है प्रिंट स्ट्रीम नाम के क्लास। जो प्रिंट और प्रिंट एलन दोनों ही ये प्री डिफाइंड मेथड है जो कि किस क्लास के अंदर डिफाइन है? प्रिंट स्ट्रीम। तो रूल तो ये कहता है कि यदि आप प्रिंट या प्रिंट एलन मेथड को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा किसके लिए? प्रिंट स्ट्रीम के लिए, तभी तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि प्रिंट स्ट्रीम के लिए हम ऑब्जेक्ट नहीं डायरेक्टली नहीं बना सकते। बना सकते हैं प्रिंट स्ट्रीम के लिए, हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो उस केस में एक फैसिलिटी दी गई कि ठीक है, ये प्रॉब्लम को दूर किया गया। कैसे? तो प्रिंट स्ट्रीम के लिए चूंकि हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, उन्होंने क्या किया कि सिस्टम डॉट आउट का कॉन्सेप्ट लाया। वहीं पे सिस्टम डॉट आउट का कॉन्सेप्ट आया, सिस्टम डॉट आउट, जहां पे सिस्टम मैंने आपको पहले बताया है प्री डिफाइंड क्लास है। सिस्टम क्या है? प्री डिफाइंड क्लास है। और आउट क्या है? आउट एक प्रकार का स्टैटिक वेरिएबल है। आउट क्या है? एक प्रकार का स्टैटिक वेरिएबल है। और दोनों को कंबाइनली क्या कहता है? दोनों को कंबाइनली फील्ड कहा जाता है। दोनों को कंबाइनली क्या कहता है? फील्ड। मान लो सिस्टम डॉट आउट है तो एक फील्ड है, जहां पे सिस्टम क्या है? एक प्री डिफाइंड क्लास है और आउट क्या है? एक प्रकार का स्टैटिक वेरिएबल है। अब इसको प्रिंट एलन के साथ क्यों लिखते हैं? इसका भी रीजन है। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट करेगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जैसे एग्जीक्यूट करेगा, ये सिस्टम डॉट आउट क्या करता है? इंटरनली इस प्रिंट स्ट्रीम क्लास के लिए क्या बना देता है? ऑब्जेक्ट बना देता है। डायरेक्टली तो हम नहीं कर सकते थे, तो अब ये उसके लिए क्या किया गया? सिस्टम डॉट आउट का कॉन्सेप्ट लाया गया, जो करता क्या है? इसकी भूमिका क्या है? क्यों लिखते हैं हम प्रिंट एलन के साथ? ये क्या करता है? जब ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा तो प्रिंट स्ट्रीम क्लास के लिए इंटरनली ऑब्जेक्ट बना देगा और फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये प्रिंट एलन या प्रिंट मेथड क्या हो जाते हैं? कॉल हो जाते हैं, एक्सेस हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रिंट एलन के साथ हम लोग प्रिंट स्ट्रीम लिखने के बजाय हम लोग क्या लिखते हैं? सिस्टम डॉट आउट। समझ में? इसकी यही कहानी है। और अब चूंकि मेथड होता है तो मेथड के अंदर मेथड का मतलब उसका अपना पैरेंथेसिस होता है। डबल कोट्स ओपन करेंगे, उसके अंदर मैसेज को पास करेंगे, फिर डबल कोट्स को क्लोज करेंगे। अब जो भी मैसेज हम दिए होंगे प्रिंट क्या करेगा? उसको मॉनिटर पे जाके प्रिंट करेगा। इस तरीके से हम लोग एक मतलब जो जावा के प्रोग्राम का जो पहला प्रोग्राम था उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को